Dear students, in our last video, we have seen the complete poem Cherry Tree written by Ruskin Bond. Today we will see some questions and answers of this poem Cherry Tree. Let us start. So question first is find proof from the poem for the following. तो पोएम में से नीचे दिए हुए जो भी क्वेश्चन है उसके लिए हमें प्रूफ जो है वो पोएम में से हमें देने हैं, फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट है ए, द पोएट हैज़ मेंशन डिफरेंट सीजन्स. कवि ने कविताओं में अलग अलग सीजन्स का मेंशन किया हुआ है, तो इसका प्रूफ हमें पोएम में से देना है. आंसर समर सीजन. समर सीजन के बारे में जो लाइन आई है, एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे, तो ये एक प्रूफ है पोएम में से जिसमें समर का जो पोएट ने जो समर सीजन का मेंशन यहाँ पे किया हुआ है. सेकंड है मानसून. मानसून के बारे में स्प्लिट इट अपार्ट एंड अ मानसून ब्लाइट, तो इस लाइन में ये लाइन है प्रूफ पोएम में से स्प्लिट इट अपार्ट एंड अ मानसून ब्लाइट, तो इस लाइन में मानसून वर्ड का मेंशन किया हुआ है. नेक्स्ट है स्प्रिंग. नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन है तो स्प्रिंग सीजन को पोएट ने क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है. ठीक है. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोएट्स माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टेडी ग्रोथ ऑफ द चेरी ट्री, कि जिस तरह से जो चेरी ट्री है उसकी जो निरंतर ग्रोथ होती है, निरंतर वो बढ़ते जाता है, उसका पोएट ने जो भी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया है, छोटे से छोटा निरीक्षण किया है, उसके बारे में हमें पोएम में से प्रूफ देना है. आंसर में द स्टेडी ग्रोथ ऑफ द चेरी ट्री शोन इन दिस फॉलोइंग लाइन्स, तो चेरी ट्री की जो ग्रोथ हो रही है वो नीचे जो दिए हुए लाइन्स है उनमें हमें देखने को मिलती है, या फिर पोएम में चेरी ट्री के ग्रोथ के बारे में ये लाइन्स आई हुई है. तो लाइन है आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे. पहली लाइन आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे, पोएट कहता है कि मैंने देखा कि जो पौधा है, पौधा अब ग्राउंड में से उग चुका था, निकल चुका था. इट वॉज वेरी स्मॉल 5 मंथ चाइल्ड, बहुत छोटा था, 5 महीने का छोटा सा ऐसा पौधा था. लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड, तो आजू बाजू में बहुत बड़ा बड़ा ग्रास बढ़ रहा था और उस ग्रास में वो लॉस्ट हो चुका था. जो लाइन्स है वो पौधे के स्टेडी ग्रोथ के बारे में हमें बताती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर इमेजरी इन द पोएम. पोएम में कुछ कलर इमेजरी यूज की हुई है, तो वो हमें यहाँ पे बतानी है. आंसर कलर इमेजरी इन द पोएम, तो कौन सी ग्रीन गोइंग फेन, डैपल ग्रीन है ना, तो वहाँ पे ग्रीन आया है, डैपल ग्रीन आया है. तो कलर का जो भी यहाँ पे कलर को जो भी पोएट ने मेंशन किया है वो है कलर इमेजरी. ब्लॉसम स्मॉल पिंक, पिंक कलर के बारे में आया है. ब्लू ब्लाइंड्स का है तो ब्लू कलर के बारे में आया है. तो इस तरह से कलर इमेजरी का यूज़ पोएट ने इस पोएम में किया हुआ है. नेक्स्ट, द स्ट्रगल ऑफ द चेरी ट्री फॉर सर्वाइवल, तो सर्वाइवर के लिए, जिंदा रहने के लिए चेरी ट्री किस प्रकार से स्ट्रगल करती है, उसका संघर्ष कौन से लाइन में हमें देखने को मिलता है, वो लाइन्स हमें आंसर में लिखनी है. तो लाइन्स है द स्ट्रगल ऑफ द चेरी ट्री फॉर सर्वाइवल हैज़ शोन इन द फॉलोइंग लाइन्स, कि चेरी ट्री सर्वाइवल के लिए जो भी स्ट्रगल करती है वो हमें नीचे की जो लाइन दी हुई है उनमें देखने को मिलता है. द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट, इट आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट फॉर लाइट एंड एयर एंड सन. तो ये जो लाइन्स आया है, द यंग ट्री स्ट्रगल, जो छोटा से जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो स्ट्रगल करता है, अपवर्ड थ्रस्ट, ऊपर आने की कोशिश करती है. इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, आर्म्स में से यहाँ पे ब्रांचेस जो फ्रेश है, एकदम कोमल है, और फियर्स लस्ट, उसमें लस्ट है किस बात की, फॉर लाइट एंड एयर एंड सन, उसे भी जो सूर्य की किरणें हो मिलनी चाहिए, हवा मिलनी चाहिए, इसकी एक लस्ट है उसमें, इसलिए वो ऊपर आने का प्रयास करता है. इस तरह से वो स्ट्रगल करता है. तो इन लाइनों में हमें चेरी ट्री का जो स्ट्रगल है वो देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो इसमें हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है वो बताने हैं हमें.
करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स बाय फाइंडिंग एविडेंस फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर रिमार्क। तुम्हारा जो भी रिमार्क है अगर ट्रू है तो ट्रू ठीक है, लेकिन फॉल्स है तो आपको उसे करेक्ट करके आपके आंसर को सपोर्ट करना पड़ेगा पोएम में से रिमार्क देके। तो पहला है यहाँ पे, द चेरी ट्री डिड नॉट टेक लॉन्ग टू ग्रो, कि चेरी ट्री को ग्रो होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। तो आंसर डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि 8 साल लगे थे, पोएम के शुरुआत में ही दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, द चेरी ट्री टुक 8 years लॉन्ग टू ग्रो, हमें पोएम में से हमने सपोर्ट दिया है रिमार्क के लिए, फॉल्स है ये, लेकिन करेक्ट क्या है, द चेरी ट्री टुक 8 years लॉन्ग टू ग्रो, 8 साल लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स वेयर बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्री, कि जो बर्ड्स थे इंसेक्ट थे उन्हें जो ट्री है उससे भी बेनिफिट मिला था। तो आंसर इज ट्रू है, वहाँ पे आया हुआ पोएट देखता है वहाँ से बर्ड्स ट्री में से निकलते थे, गाने वाले जो भी इंसेक्ट है वहाँ पे रहते थे, तो डेफिनेटली दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्री, ट्री से उन्हें बेनिफिट हुआ था, फ़ायदा हुआ था, इसलिए सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट, द पोएट वॉज एक्साल्टेड एट द साइड ऑफ द चेरी ट्री, कि चेरी ट्री का जो भी दृश्य है वो देख के कवि एकदम एक्साल्ट हुआ था, उदात्त हो चुका था, या फिर उसको एक प्रकार की खुशी हुई थी। आंसर इज ट्रू, देख के वो हैप्पी हुआ था, खुश हुआ था, ट्रू है ये। नेक्स्ट है, द पोएम हैज़ एन अंडरलाइंग मैसेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, कि कविता में एक जो ट्रीज है, जो पेड़ है, उनके महत्व के बारे में एक संदेश दिया हुआ है। तो आंसर इज ट्रू है, संदेश उसमें दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, द पोएट रिप्रेजेंट प्लांटिंग द चेरी ट्री, रिपेंट्स, द पोएट रिपेंट्स प्लांटिंग द चेरी ट्री, कि कवि उसने जो चेरी का पेड़ लगाया था उसके ऊपर रिपेंट्स करता है, पश्चाताप व्यक्त करता है, नहीं, इसलिए आंसर है फॉल्स, ये फॉल्स है। तो द पोएट प्रेज प्लांटिंग द चेरी ट्री, पश्चाताप ने व्यक्त करता है, जो भी चेरी का पौधा उसने लगाया है उसको प्रेज करता है, उसकी वो प्रशंसा करता है, तो फॉल्स है, इसलिए करेक्ट करके हमने लिखा है द पोएट प्रेज प्लांटिंग द चेरी ट्री, प्रेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइन, तो ये क्वेश्चन है हमारे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उसके बारे में, ठीक है। रीड द लाइन, पिंक फ्रेजाइल पिक टू फॉल, तो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, पिंक फ्रेजाइल पिक टू फॉल। नोटिस द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन द लाइन, इस लाइन में जो वर्ड अरेंजमेंट है उसके तरफ ध्यान देना है। पहले वर्ड आया है पिंक, फिर फ्रेजाइल, फिर क्विक टू फॉल, तो किस तरह का अरेंजमेंट है। दे मूव फ्रॉम हेल्दी टू डेलिकेट, ये वर्ड्स कैसे मूव फ्रॉम हेल्दी टू डेलिकेट, ठीक है। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड क्लाइमैक्स, तो इस तरह का जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसे क्लाइमैक्स कहते हैं। वेयर सक्सेसिव वर्ड्स, मतलब एक के बाद एक आने वाले जो शब्द है, वर्ड्स है, फ्रेजेस है, सेंटेंसेस है, आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, जिस तरह से वो महत्व के असेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज किया जाता है। हियर द चेरी ब्लॉसम टर्न्स पिंक, यहाँ पे क्या होता है, जो चेरी ब्लॉसम्स है वो पिंक होता है, राइपन्स फिर पक जाता है, और उसके बाद क्या होता है, इस रेडी टू बी पिक्ड, पिकअप करने के लिए रेडी होता है। इस तरह से इम्पोर्टेंस के असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे जो वर्ड्स है वो रखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्लाइमैक्स है। सेकंड, फाइंड आउट एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम। अल्ट्रेशन, तो अल्ट्रेशन के लिए हमें पोएम में से एग्जाम्पल निकालने हैं। तो अल्ट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, पहले तो हमें अल्ट्रेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो क्या आइडेंटिटी है इस अल्ट्रेशन की, कैसे पहचान सकते हैं हम अल्ट्रेशन। तो व्हेन द कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड देन द फिगर ऑफ स्पीच इज अल्ट्रेशन। अगर जो भी पोएटिक लाइन्स है उस लाइन के शब्दों में शुरू में अगर कंसोनेंट साउंड अगर रिपीट किया जाता है तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो अल्ट्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोएम में से पहला, इट्स आर्म इन अ फ्रेश फियर लस्ट, इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर लस्ट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेश और फियर्स में जो कंसोनेंट लेटर है एफ वो रिपीट हुआ है ना, तो फ्रेश में का एफ और फियर्स में का, इस तरह से अगर कंसोनेंट साउंड
वर्ड के शुरू में रिपीट होता है तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है अल्ट्रेशन। तो आपको क्या होता है, जिस तरह से क्वेश्चन दिया है यहाँ पे फाउंड आउट एग्जाम्पल फ्रॉम अल्ट्रेशन, अगर आपको एग्जाम्पल देने के लिए कहते हैं तो आपको उस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल मतलब जो लाइन है वो लिखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट्रेशन का बोला है इसलिए अल्ट्रेशन का एग्जाम्पल हमने लिखा इट आर्म्स इन अ फ्रेश फेयर लस्ट, और उसका फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा एक लाइन में, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स के लिए। द क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, दैट्स वाई यू हैव टू राइट डाउन द एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन आल्सो। अगर आपको लाइन देने के बाद आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं तो आपको फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिख के उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे लिखा है कंसोनेंट साउंड एफ इज रिपीटेड प्लीजिंगली, कंसोनेंट कंसोनेंटल भी कह सकते हैं। ठीक है, कंसोनेंटल साउंड एफ इज रिपीटेड प्लीजिंगली, या फिर इस तरह से जिस तरह से हम हमेशा लिखते हैं हियर द साउंड ऑफ द लेटर एफ इज रिपीटेड प्लीजिंगली, कि यहाँ पे एफ लेटर का साउंड रिपीट हुआ है इसलिए फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है अल्ट्रेशन। सेकंड एग्जांपल है अल्ट्रेशन का, मेड अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन गोइंग फेन। तो इस लाइन में भी आप देख सकते हो ग्रीन में जी और ग्रोइंग में जी रिपीट हुआ है, कंसोनेंट साउंड रिपीट हुआ है। सो हम एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं कंसोनेंटल साउंड जी इज रिपीटेड, प्लीजिंगली कहो, रिदमिकली कहो। ठीक है, प्लीजिंगली एक कॉमन वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम ऐसा भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, हियर द साउंड ऑफ द लेटर जी इज रिपीटेड प्लीजिंगली। ठीक है, नेक्स्ट एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस कौन से लाइन में आया है, उसका कौन सा एग्जाम्पल पोएम में आया है। तो पहले एंटीथेसिस होता क्या है, तो एंटीथेसिस व्हेन द पोएट यूज टू डिफरेंट वर्ड्स which convey opposite meanings और टू अपोजिट आइडियाज़। तो ऐसे डिफरेंट वर्ड कभी यूज़ करता है जो अपोजिट आइडियाज़ व्यक्त कर रहा हो, अपोजिट मीनिंग व्यक्त कर रहा हो, तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो एंटीथेसिस होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम, बट चेरीज हैव वे ऑफ ग्रोइंग दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग, बट चेरीज हैव वे ऑफ ग्रोइंग दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग। तो यहाँ पे एंटीथेसिस है, क्यों, अपोजिट आइडिया ऑफ ग्रोइंग विदाउट नोइंग इज सीन इन द लाइन। अपोजिट आइडिया ऑफ ग्रोइंग विदाउट नोइंग इज सीन इन द लाइन, कि एक ग्रो होने की जब कुछ पता नहीं है वो लाइन में हमें देख रहे हैं। नहीं, अपोजिट आइडिया ऑफ ग्रोइंग विदाउट केयरिंग, केयरिंग के बारे में है। ठीक है, केयरिंग के बारे में, तो ग्रो तो हो रहा है लेकिन विदाउट केयरिंग, केयर न करते हुए वो ग्रो हो रहा है। ये जो अपोजिट आइडिया है इस लाइन में हमें दिखाई देती है, इसलिए इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है होने वाला वो है एंटीथेसिस। तो अपोजिट कौन सी आइडिया आई है, ग्रोइंग विदाउट केयरिंग, ग्रोइंग विदाउट केयरिंग। ओके, हाँ। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन कब होता है, व्हेन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैज़ बीन गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़। जब कोई भी निर्जीव घटक हो उसे जब ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती है, मानवीय गुण दिए जाते हैं, तब होने वाला जो भी फिगर ऑफ स्पीच है वो होता है पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्री हैड कम टू स्टे, अ ट्री हैड कम टू स्टे। तो यहाँ पे पौधा रहने को आया ऐसा कहा है। अब रहने की क्वालिटी कैसे है, अ ट्री हैज़ एट्रीब्यूटेड ह्यूमन क्वालिटी ऑफ कमिंग एंड स्टे, कि एक पौधे को, ट्री को आके रहने की एक ह्यूमन क्वालिटी यहाँ पे दी हुई है। एट्रीब्यूट करना मतलब देना, तो पौधे को, निर्जीव घटक है पौधा यहाँ पे, उसको मतलब मनुष्य की तरह वो आया, रहने को आया ऐसा कहा गया है, इसलिए होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन। इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा पर्सोनिफिकेशन का। जो भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, जिस भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया हुआ है वो ऑब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अ ट्री हैज़ एट्रीब्यूटेड ह्यूमन क्वालिटी ऑफ कमिंग एंड स्टेइंग, तो कौन से ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी एट्रीब्यूटेड की हुई है और कौन सी क्वालिटी एट्रीब्यूटेड की हुई है, वो दोनों भी चीज़ें आपको इसके एक्सप्लेनेशन में लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। सेकंड है, इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फेयर लस्ट, इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फेयर लस्ट, आर्म्स। ठीक है, पौधे की जो भी ब्रांचेस है उसको यहाँ पे आर्म्स कहा हुआ है। तो अ ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग आर्म्स लाइक ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे जो झाड़ है
पेड़ है उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, कैसे क्या है, एज हैविंग आर्म्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स को जैसे हाथ होते हैं, आर्म्स होते हैं, उस तरह से उसको भी आर्म्स है, इस तरह का डिस्क्रिप्शन, एक वर्णन यहाँ पे किया हुआ है, इसलिए इस लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन है। So student, this is all about some questions and figure of speech used in the poem Cherry Tree. So today we will stop here. Thank you.